जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जेवीपी जनता विमुक्ति पेरमुना के नेता अनुराग कुमारा दिसानायके के राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर पद व गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। उनके मार्क्सवादी रुझान को लेकर भारत के पूंजीवादी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है, मानो श्रीलंका में क्रांति ही हो गई है। क्या हकीकत है, इसका विश्लेषण किया है डॉक्टर राम कविंद्र ने। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन पत्रिका के संपादक हैं। उन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है कि श्रीलंका की दिसानायके सरकार की दिशा क्या होगी। तो डॉक्टर राम कविंद्र कहते हैं कि उनको सत्ता ऐसे समय में मिली है जब श्रीलंका थोड़े ही दिनों पहले 1922 में भयंकर राजनीतिक उथल पुथल से गुजर चुका है और उस समय के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश से भागने को मजबूर हो चुके हैं। इसके बावजूद जनता की समस्या हल नहीं हुई है। पूरी दुनिया की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। कहीं फासिस्ट दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है तो कहीं वाम का सत्तारोहण। इस उथल पुथल का एक मतलब तो साफ है कि लोग परंपरागत पूंजीवादी तरीके से शासित नहीं होना चाहते और उन्हें सही विकल्प नहीं मिल पा रहा है। दिसानायके की जीत दक्षिण एशिया की शोषित पीड़ित जनता के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है। लोगों को लगता है कि इनके नेतृत्व में श्रीलंकाई जनता के अच्छे दिन आ सकते हैं, लेकिन क्रांतिकारी विचारकों का खुला सवाल है कि क्या वे नवउदारवादी साम्राज्यवादी लूट से श्रीलंका की जनता को मुक्त कर दक्षिण एशिया और दुनिया की जनता को मुक्ति की नई राह दिखा पाएंगे। दूसरा सवाल इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या वे अपनी सत्ता की उपलब्धियों को श्रीलंका के मजदूर वर्ग द्वारा सत्ता दखल की दिशा में मोड़ पाएंगे। इन्हीं मापदंडों पर उनकी उपलब्धियों का सही आकलन हो सकता है। दूसरी ओर इनकी पार्टी के मार्क्सवादी अतीत, वस्तुतः जुझारू सशस्त्र संघर्ष से चिंतित हमारे देश के पूंजीवादी विचारक मुख्यतः इस बात को लेकर परेशान है कि इनके शासनकाल में भारत श्रीलंका का संबंध किस तरफ मुड़ेगा, बेहतर या बदतर दिशा में। उन्हें डर है कि मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव में चीन के साथ गहरे संबंध होने के कारण उनका नज़रिया भारत विरोधी तो नहीं होगा। यह चिंता सिर्फ भारतीय पूंजीवाद की नहीं बल्कि अमेरिका और भारत सहित सभी अमेरिका परस्त देश के शासकों की है। वहीं पूंजीवादी विचारकों का दूसरा खेमा जनता विमुक्ति पेरमुना जेवीपी के जन्म से लेकर आज तक के कार्यकलापों और राजनीतिक घोषणाओं को परखते हुए यह निष्कर्ष निकालता है कि उनकी पार्टी कट्टर मार्क्सवादी फायर ब्रांड मार्क्सिस्ट नीति से हटकर व्यावहारिक मार्क्सवादी बन चुकी है और वे श्रीलंका के शासक वर्गों की ज़रूरतों और शोषित पीड़ित जनता की मांगों के बीच संतुलन की राजनीति के आदी हो चुके हैं। इसलिए चीन और भारत के बीच संतुलन बनाने में भी सफल हो पाएंगे। विश्व साम्राज्यवाद के लिए इस संतुलन का मतलब होगा अमेरिकी और चीनी खेमे के बीच संतुलन। हम साफ कर देना चाहते हैं कि मार्क्सवादी चिंतन में व्यवहारिक होने का मतलब होता है दुश्मन वर्ग यानी साम्राज्यवाद और उसके घरेलू दलाल के साथ समझौता और मेहनतकश जनता के क्रांतिकारी संघर्ष के साथ विश्वासघात। दिसानायके और उनकी पार्टी की नीतियों में आए बदलावों को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों का सहारा भर ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ विस्तृत इतिहास में जानना संभव नहीं है। 1965 में जेवीपी इस घोषणा के साथ अस्तित्व में आई थी कि उस समय श्रीलंका में मौजूद तमाम वाम पार्टियां पथभ्रष्ट होकर पूंजीवादी खेमे में शामिल हो चुकी हैं। 1971 में तत्कालीन पार्टी के नेतृत्व ने सशस्त्र विद्रोह का आह्वान भी किया था, जिसमें कई क्षेत्र उनके कब्जे में आ गए, लेकिन अंततः वह क्रांति पराजित हो गई। उसके बाद 1987 से 89 में पार्टी ने दूसरे विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह वही समय था जब श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक अपने लिए अलग स्वतंत्र क्षेत्र की मांग कर रहे थे और भारत सरकार ने शांति सेना भेजकर इसमें हस्तक्षेप किया था। दरअसल वे गए तो थे तमिलों को न्याय दिलाने के नाम पर, लेकिन वहाँ उन्हीं से लड़ने लगे थे। उस समय जेवीपी तमिल लड़ाकों के खिलाफ थी। दमनकारी सिंघल सत्ता से उनका विरोध इस बिंदु पर था कि सरकार की गलत नीतियों के कारण तमिल विद्रोह पनपा और भारत सरकार को हस्तक्षेप का मौका मिल गया। इस प्रकार उसका विरोध तीनों के खिलाफ केंद्रित हो गया और अंततः वह बुरी तरह कुचल दिया गया।
फिर नए ढंग से पार्टी का गठन किया गया और मोटे तौर पर पार्टी संसदीय राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने लगी। तमिल विद्रोहियों की पराजय तो हो गई, लेकिन उसके प्रभाव में श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन हुआ, जिसके तहत तमिल लोगों के लिए स्वायत्त क्षेत्र देने का प्रावधान किया गया। निश्चय ही इस निर्णय में भारत सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका काम कर रही थी। दिसानायके इस संशोधन के विरोधी रहे हैं। इतना ही नहीं, उस विद्रोह के दमन के क्रम में निर्दोष तमिल जनता पर अमानवीय दमन हुआ था। दिसानायके ने विपक्षी नेता के रूप में संसद में इस उत्पीड़न की जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भी विरोध किया था। इन बातों से इतना तो साफ है कि दिसानायके सिंघल राष्ट्रवाद, वस्तुतः अंध राष्ट्रवाद के पक्षधर रहे हैं और उनकी पार्टी का भारत विरोध सिंघल अंध राष्ट्रवाद की सेवा कर रहा था। वहाँ के तमिल अल्पसंख्यकों के नज़रिए से देखें तो वे पूरी तरह पूंजीवादी जनवाद के पक्ष में भी खड़े नहीं नजर आते। यह है दिसानायके और उनकी पार्टी के भारत विरोधी रुख की जड़। इन पुरानी बातों को छोड़ दें तो भी अपने चुनाव के दौरान उन्होंने भारतीय पूंजीपति अडानी के 450 मेगावाट के पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए घोषणा की थी कि वे इस समझौते की जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि यह भ्रष्ट तरीके से और दबाव में संपन्न हुआ है। इसके साथ ही उनकी अन्य घोषणा है कि IMF यानी इंटरनेशनल मुद्रा फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और रानिल विक्रमसिंघे सरकार के समझौते पर फिर से वार्ता करना या कुछ हद तक जनपक्षीय समझौता करेंगे। ये दोनों घोषणाएं तत्काल उनकी अग्नि परीक्षा लेंगी और तब तस्वीर साफ हो पाएगी कि दिसानायके के सरकार की दिशा क्या होगी। तो बहरहाल इतना ही। सुनने गुनने के बाद आप हमें प्रतिक्रिया से भी अवगत कराएंगे। नमस्कार।